अब हम पढ़ने वाले सिद्धांत। सिद्धांत में क्या है कि परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्षा विषयों के परीक्षा कर और हेतु मतलब कारण, मतलब क्या करते हैं वो, प्रत्यक्ष करते हैं, अनुमान करते हैं, मतलब पहले उसको देखते हैं फिर उसका अनुमान लगाते हैं, एति और उपमानों फिर उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, उनके द्वारा परीक्षा विषयों को सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। इसका कहने का ये मतलब है, हम सिद्धांत किसको कहते हैं, जो परीक्षकों होते हैं, परीक्षकों मतलब जो एग्जामिनर होते हैं या फिर जो साइंटिस्ट होते हैं जो उसको प्रूव कर रहे हैं किसी भी थ्योरी को, तो वो क्या करते हैं, बहुत बार परीक्षा करते हैं, यानी बहुत बार उसका टेस्ट लेते हैं उस विषय का, फिर उसका परीक्षा कर और हेतु, फिर उसको कारण देखते हैं, उसको देखते हैं, अनुमान लगाते हैं, किसी से कंपेयर करते हैं। ठीक है, फिर उसको सिद्ध करते हैं, फिर वो एक निर्णय लिया जाता है, और जब उस निर्णय लेने के बाद उसी को हम सिद्धांत कहते हैं, उसे हम सिद्धांत कहते हैं। श्लोक में भी यही लिखा है, सिद्धांतो नाम से ही है। जो सिद्धांतो नाम है वो कब बढ़ता है, जब परीक्षा करते हैं बहुत बार परीक्षकों के द्वारा, और हेतु क्या हो जाते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, एति और उपमान, इनके द्वारा सिद्ध किया जाता है, तब जाके एक निर्णय लेते हैं, उसको हम सिद्धांत कहते हैं। जिस अनेक प्रकार से परीक्षा करके तर्क, देखो अब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, जिसे जिसे अनेक प्रकार से परीक्षा करके तर्कों से सिद्ध करके स्थापित किया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत बार परीक्षा की, फिर कुछ तर्क वितर्क किए, सोच विचार किए, देखा, सोचा, कंपेयर किया, एंड देन प्रूव कर दिया, देन इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिद्धांत बोल रहे हैं। अब देखो इसमें ये वाला श्लोक है, आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं सिद्धांत के भेद। सिद्धांत के भेद, देखो ये श्लोक कोई जरूरत नहीं याद करने की, बस आपको याद रखना है कि सिद्धांत के 4 भेद होते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत, परितंत्र सिद्धांत और अधिकरण सिद्धांत और अभियुपगम सिद्धांत। अब सर्वतंत्र सिद्धांत का क्या मतलब है, यूनिवर्सल थ्योरी, नाम से समझो, सर्वतंत्र मतलब सर्वतंत्र में सभी, जो सभी के द्वारा एक्सेप्ट हो उसको बोलते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत। देखो जैसे आपने मॉडर्न में थ्योरी पढ़ी थी ना कि ये इस वाले साइंटिस्ट का हाइपोथेसिस है, ये इस वाले साइंटिस्ट की थ्योरी है। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें पढ़ेंगे सर्वतंत्र सिद्धांत क्या होता है। सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है, यानी सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है। शास्त्र क्या है हमारे पास, जो बुक्स है, जो ग्रंथ है, उनमें किस नाम के सर्वतंत्र नाम के नाम से प्रसिद्ध है वो। सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसे सब विद्वान मानते हो, अर्थात जो सर्वसम्मत हो, यानी जितने विद्वान है, जितने भी साइंटिस्ट है, ठीक है, वो सब इनको मानते हैं और वो सब जगह सेम ही है। ऐसा नहीं होगा कि वो कोई सी बुक में अलग होगा, कोई और ग्रंथ में अलग होगा, ऐसे नहीं, सब जगह वो सेम है। जैसे रोगों के कारण है, साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय इत्यादि। जैसे जो रोगों का कारण है, जैसे रोग मान लो जैसे जुआर है, तो जुआर का कारण या जुआर की जो चिकित्सा है वो हर एक ग्रंथ में, हर एक बुक में सेम ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि दूसरे ऑथर की या दूसरे आचार्य की आप बुक लोगे तो वो अलग बता देगा, तो वो सब जगह सेम ही है, तो उसको बोलते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत। अब यहाँ पर बताया जा रहा है साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय। अब जो साध्य रोग, देखो 2 प्रकार के रोग होते हैं, साध्य और असाध्य। साध्य वो होते हैं जो क्योरेबल हो जाते हैं, असाध्य वो होते हैं जो क्योरेबल नहीं होते। तो उनकी जो चिकित्सा के उपाय है वो सभी बुक में, सभी ग्रंथों में सेम ही होते हैं, और वो किसके अंदर आते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत। अब आता है हमारे पास प्रतितंत्र सिद्धांत। अब प्रतितंत्र सिद्धांत का नाम से ही है, प्रतितंत्र मतलब प्रत्येक का अलग अलग होता है, ऐसे समझ सकते हो आप। प्रतितंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न रूप में पाया जाता है, समझ रहे हो आप। जो विभिन्न शास्त्र मतलब वही, हर एक ग्रंथ, हर एक आचार्य के द्वारा अपना अपना होता है। जैसे किसी ने रसों की संख्या 6 मानी है, किसी ने रसों की संख्या 8 मानी है। रस कौन से भाई, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। किसी ने 6 मानी है, किसी ने 8 मानी है। अब किसने 8 मानी, किसने 6 मानी है, बाद का टॉपिक है, बस अभी आप इस चीज़ को समझो। फिर आता है अधिकरण सिद्धांत। अब अधिकरण सिद्धांत क्या होता है, देखो अधिकरण सिद्धांत तो वैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यह वह सिद्धांत है जिसे मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी साथ में मानना पड़ता है। सीधा सिंपल इसका यही आपको याद रखना है कि आपने कुछ मानने पर उसको कुछ और भी मानना पड़ता है। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल बताया जा रहा है कि मुक्त पुरुष, यहाँ पर एक इसका जो उदाहरण है ये है कि जैसे कोई इंसान है जो कि क्या है, नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, लेकिन उसके कर्मों का तो फल होगा ही, ये इसका उदाहरण है यहाँ पर। फिर आता है अभिपुगम सिद्धांत। अभिपुगम सिद्धांत में, अभिपुगम इसके नाम से सिद्धांत को पढ़ते हैं। अब अभिगम सिद्धांत कैसा सिद्धांत है, यदि किसी अप्रमाणित का मतलब होता है जिसको प्रूफ ना किया जाए, अपरीक्षित मतलब जिसकी परीक्षा ना की जाए, अनुपदिष्ट हो और ऐतिहासिक बात को गण वेदवाद के द्वारा समय मान ले जाते हैं, उसे अभिगम सिद्धांत कहते हैं। यानी कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस इसको क्या है कि जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो आपस में लड़ झगड़ के मान लेते हैं। जैसे कोई द्रव्य को प्रधान मानकर कहेगा, कोई गुण को प्रधान मानकर कहेगा, कोई कहेगा कि द्रव्य प्रधान है, कोई कहेगा गुण प्रधान है। फिर आता है इसमें आयुर्वेद के महत्वपूर्ण मूल सिद्धांतों का वर्ण एवं उनका महत्व। देखो
अब आयुर्वेद के जो महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत क्या है, जैसे बताया किसी भी शास्त्र को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो भी हम शास्त्र, जो भी हम बुक को समझ रहे हैं तो उसके क्या सिद्धांत है, क्या रूल है, उनको समझना चाहिए। आयुर्वेद शाश्वत है। शाश्वत मतलब आयुर्वेद बहुत लंबे समय से, आज भी है, कल भी और हमेशा रहेगा, क्योंकि उसके सिद्धांत शाश्वत और नित्य है, बहुत लंबे समय से, और ऑलवेज प्रेजेंट है, मतलब हमेशा प्रेजेंट है। आयुर्वेद केवल एक औषधि शास्त्र ना होकर एक विचारधारा है। कह रहा है जो आयुर्वेद है एक औषधि शास्त्र नहीं है, कि मतलब एक मेडिसिन का ग्रंथ, मेडिसिन की बुक नहीं है, केवल एक विचारधारा भी है जो अपने सिद्धांतों के बल पर इतने वर्षों से दृढ़ता जीवित है। हम जानते हैं ना, हमारा आयुर्वेद 5,000 10,000 साल पुराना है। तो आयुर्वेद चिकित्सा को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। आयुर्वेद अगर चिकित्सा आपको समझनी है तो उसके लिए आपको जो आयुर्वेद के सिद्धांत है उनको समझना जरूरी है। अन्यथा यह एक जड़ी बूटी के शस्त्र बनकर रह जाएगा। वैसे भी तो लोग कहते हैं कि भाई आयुर्वेद क्या, भाई जड़ी बूटी वाले, नहीं, वो जड़ी बूटी वाला नहीं बनना है आपको उनके सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। चिकित्सा शास्त्र केवल औषधियों पर नहीं बल्कि उसके सिद्धांतों पर निर्भर करता है। यानी जो चिकित्सा शास्त्र है वो केवल औषधियों पर नहीं बल्कि उनके सिद्धांतों पर भी निर्भर करता है। जैसे आयुर्वेद के सिद्धांत सर्वथा अपरिवर्तनीय है, और उन सिद्धांतों में कुछ प्रमुख सिद्धांत है। इसका कहने का क्या मतलब है, ये जो आयुर्वेद के जो सिद्धांत है वो कभी बदले नहीं जा सकते, और उनके कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए, जैसे पंचमहाभूत सिद्धांत, सिद्धो सिद्धांत और सप्त धातु सिद्धांत। अब पंचमहाभूत सिद्धांत में हमारे 5 सिद्धांत आते हैं। इसमें आता है पहला षड्र सिद्धांत, दूसरा स्रोत सिद्धांत, तीसरा होता है लोक पुरुषम्य सिद्धांत, चौथा होता है व्याधि रूप सिद्धांत, व्याधि रूप सिद्धांत, पांचवा होता है प्रकृति संवेद एवं प्रकृति विश्व संवेद। ये क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे ही। फिर आता है हमारे पास त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष में आता है हमारे भाई त्रिदोष कौन से, दो दोष कौन से होते हैं, वात पित्त कफ, और त्रिदोष का मतलब 3, यानी 3 दोष कौन से, वात पित्त और कफ, जिसमें पहला धातु पोषण सिद्धांत, हम इनको आगे पढ़ेंगे। तीर्थदंड सिद्धांत, फिर अग्नि आहार सिद्धांत और नवद्रव्य सिद्धांत। नवद्रव्य वही होते हैं हमारे पास 5 महाभूत और कालात्मा दिशा मन, और त्रिविध रोग मार्ग सिद्धांत, और सामान्य विशेष सिद्धांत, और स्वपरम सिद्धांत, और पंचक सिद्धांत, पंचक सिद्धांत। हम इनको आगे पढ़ेंगे, और आगे आप जब BMS करोगे तो धीरे धीरे आपको एक एक करके मिलते रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको मिलता ही रहेगा। पहले हम इसमें देखो जो पंचमहाभूत सिद्धांत है उसको पढ़ते हैं। पंचमहाभूत सिद्धांत क्या है, कि पंचमहाभूत सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत कहा जाता है। आपने पढ़े थे ना 4 प्रकार का सिद्धांत है, जिसमें पहले सिद्धांत सर्वतंत्र है, और सर्वतंत्र के अंदर कौन सा सिद्धांत आ रहा है, पंचमहाभूत सिद्धांत आ रहा है, यानी कि वो सभी विद्वानों ने माना है। आयुर्वेद के अनेक सिद्धांतों का यह आधारभूत सिद्धांत बताया गया है। ठीक है, ये आधार मतलब इसका आधार बेसिक यही बताया गया है। त्रिदोष सिद्धांत द्रव्यों में रसवाद, द्रव्यों से विभिन्नता और गर्भ विकास आदि विषयों का पंचमहाभूत सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत है। देखो अब इसमें पंचमहाभूत सिद्धांत देखेंगे। पहले पंचमहाभूत कौन कौन से होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंचमहाभूत कहते हैं। अब देखो, अब इनके कारण रूप या कार्य रूप ऐसे 2 अवस्थाएं होती है। जो हमारे पास महाभूत होते हैं ना, तो इनमें क्या होते हैं, कारण रूप होते हैं, कार्य रूप होते हैं। जैसे मान लो वायु है, तो वायु क्या है, वायु पहले कारण रूप होगी। वायु के कारण क्या है भाई, वायु के छोटे छोटे जो कण है उनसे मिलकर एक बहुत बड़ी महावायु बनी थी ना, जो हमने पढ़ेंगे, जो सृष्टि उत्पत्ति में हमने पढ़ा था। तो वायु कारण रूप है, उससे कह रहा है कि वायु से कुछ बन जाएगा। अब जैसे मान लो पृथ्वी है, अब पृथ्वी क्या कह रहा है, कारण रूप है। पृथ्वी कारण रूप भी है, कार्य रूप भी है। कैसे भाई, पृथ्वी के जो छोटे छोटे कण है वो क्या है, कारण रूप है, और जो पूरी पृथ्वी है वो कार्य रूप। ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझो, जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी का जब आप मिट्टी से क्या, मिट्टी के कण कण से आप क्या बना देते हो, मिट्टी के कुछ बर्तन बना देते हो। जो मिट्टी है वो कारण रूप हो गई, और जो बर्तन है वो कारण रूप हो गया। इस तरह भी आप समझ सकते हो। अब इसमें यही है कि द्रव्य इन कार्य रूप महाभूत से संयोग से बनते हैं। क्या बताया, जो द्रव्य है वो कार्य रूप महाभूतों के संयोग से बनते हैं। भाई कोई भी द्रव्य है, कोई भी चीज़ है, द्रव्य मतलब कुछ भी, अब जो भी बन रहा है वो महाभूतों के संयोग से बन रहा है। जैसे मैं बोल दूँ ये पेंसिल है, वो भी किससे बन रहा है, ये भी कह रहा है कि छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे इसके जो कण होंगे उनसे मिलकर बना होता है। फिर पढ़ते हैं हम कि जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 इंद्रिय ग्रहण गुण होते हैं। कुछ नहीं है, जो हमारे 5 महाभूत होते हैं उसमें क्या होते हैं, 5 महाभूतों में हमारे पास ये गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। देखो मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ, जैसे 5 महाभूत होते हैं तो हर एक महाभूत में गुण होता है। आकाश का शब्द होता है, वायु का स्पर्श होता है, अग्नि का रूप होता है, जल का रस होता है, पृथ्वी का गंध होता है। ठीक है, द्रव्यों में पाए जाने वाले गुरुवादी गुणों में भी महाभूतों की प्रधानता होती है। तो द्रव्य में जो गुरुवादी गुण होते हैं, अब ये गुरुवादी गुण क्या है, गुरुवादी गुण के लिए आपको गुण विज्ञान चैप्टर नंबर 4 पदार्थ विज्ञान का पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 20 गुरुवादी गुण थे। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ अव्यक्त गुण भूतांतर संसार के कारण कार्य में प्राप्त हो जाते हैं। देखो शरीर में उपस्थित सभी अंग प्रत्यंग धातु उपधातु आदि के उत्पत्ति पंचमहाभूतों से हुई है। कुछ नहीं है, बोला जो शरीर के जितने भी अंग है, जितनी भी धातु है, वो कहीं ना कहीं महाभूतों से मिलकर बनी है। और वो तो हम देखेंगे कौन से धातु में कौन से महाभूत है आगे। फिर हम देखते हैं सर्वद्रव्यम पंचमहाभूतिकतम, यानी जितने भी द्रव्य है वो सब पंचमहाभूतों से मिलकर बने होते हैं। पंचमहाभूत कौन कौन से होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश।
अब मुक्तावाली के अनुसार देख लो, देखो आप इसको रीड कर लेना, इसमें कोई खास नहीं है, मैं आपको इसका सीधा कंक्लूजन बता रहा हूँ। देखो ये यहाँ पर है, देखो इसमें कह रहा है ज्ञान इंद्रियों के बारे में बताया जा रहा है, कर्म इंद्रियों के बारे में बताया जा रहा है। हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है और 5 ही कर्म इंद्रियाँ होती है। ज्ञान इंद्रिया कौन कौन सी होती है भाई? छोत्र, चक्षु, घ्राण, त्वक और जीवा। कैसे याद करोगे? कुछ नहीं करना है, फेस को पकड़ लो भाई, फेस को पकड़ लो। अब फेस में क्या होता है? हमारे पास कान होते हैं सुनने के लिए, छोत्र हो गए, चक्षु आँख देखने के लिए हो गए, अब देखते कहाँ से? वो भी आप ऊपर से देखते हो। घ्राण, घ्राण मतलब जो स्मेल लेते हो, नोज, वो भी ऊपर है। त्वक स्किन भी आपको ऊपर ही है। जीवा यानी कि अगर आप अपने फेस को यानी हेड को पूरा याद रखोगे तो ज्ञान इंद्रिया तो आपकी हो जाएगी। कर्म इंद्रिया में क्या है? जो कर्म करे, जैसे बोलना एक कर्म है, हाथ चलाना एक कर्म है, पैरों से चलना एक कर्म है, ठीक है। और गुदा और लिंग भी एक कर्म है, ठीक है। इनसे भी आप कोई से मल त्याग देते हो और लिंग से भी एक कर्म होता है, ये आप जानते हो। अब हम पढ़ेंगे, देखो अब यहाँ पर आप ये भी पढ़ सकते हो, महाभूत अनुसार द्रव्यों के कर्म। सिंपल है, जैसे द्रव्य वैसे उनके कर्म है। जैसे आकाश है, आकाश द्रव्य कैसा होता है? मृदुता होता है, सौशर्यता होता है एवं लघुता होता है, उत्पन्न करने वाला है। ये आप जनरली रीड कर लेना, जितने भी महाभूत के कर्म है। कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना। हम आगे देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि पूर्व महाभूत उत्तरोत्तर महाभूत से प्रवेश करता है। इसी कारण उत्तर महाभूत में अपने अपने स्वाभाविक गुणों के साथ साथ पूर्व महाभूत गुण भी होते हैं। इसका कहने का ये मतलब है कि जैसे देखो आकाश में कह रहे हैं कौन सा गुण होता है? शब्द गुण होता है। वायु में कौन सा गुण होता है? स्पर्श गुण होता है। वायु में स्पर्श गुण तो होता है, उसके साथ आकाश का शब्द गुण भी होगा। कंक्लूजन बताऊँ तो ऐसे समझ सकते हो, जैसे आकाश में शब्द गुण होता है, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन जैसे वायु में स्पर्श गुण होता है ना, तो केवल स्पर्श ही नहीं होता, इसमें शब्द गुण और भी होगा। अब जैसे अग्नि में रूप होता है तो इसमें शब्द भी होगा, इसमें शब्द भी, ये वाले स्पर्श भी होगा और ये शब्द भी होगा। और रस में क्या होगा? ये 3 आ जाएंगे, फिर गंध में ये 4 आ जाएंगे और इसमें एडिशनल, लेकिन जो डोमिनेंस होगा वो एक की होती है। तो यही बता रहा है इसमें कि उदाहरण आप समझ सकते हो, जैसे आकाश महाभूत में केवल शब्द गुण होता है और वायु में उसके स्वाभाविक गुण स्पर्श के साथ साथ आकाश का शब्द गुण भी होता है। वही हो रहा है ना कि आकाश में क्या देखो, वायु में कह रहा है कि वायु के साथ साथ कह रहा है शब्द गुण भी होता है, और अग्नि में रूप गुण के साथ साथ शब्द और स्पर्श गुण दोनों होते हैं। इसे यही बताया जा रहा है। और इसी को वेदांत दर्शन ने एक नाम दे दिया जिसका नाम है पंचीकरण सिद्धांत। क्या नाम दे दिया गया? पंचीकरण सिद्धांत। और पंचीकरण सिद्धांत क्या कहता है? पंचीकरण सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक महाभूत में उसका आधा भाग होता है। जैसे पृथ्वी में जो कह रहा है गंध जो गुण है उसका 50% ये रहेगा, और 4 उसके जो ऊपरले महाभूत के गुण है वो रहेंगे। जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी में कह रहा है कि शब्द भी आ जाएगा, स्पर्श आ जाएगा, शब्द आ जाएगा, स्पर्श आ जाएगा, रूप आ जाएगा और रस आ जाएगा। 50% तो कह रहा है इसका जो डोमिनेंस वाला पार्ट है गंध ये रहेगा, और बाकी बचे हुए 50% में ये आ जाएगा। बस यही इसमें कह रहा है। देखो अब आता है यहाँ पर एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसका श्लोक याद कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि ये आपका रचना शरीर में भी आएगा सुश्रुत के अनुसार कि गर्भ पंच महाभूत सिद्धांत की उपयोगिता किसमें? गर्भ उत्पत्ति में। जब कह रहे जब गर्भ की उत्पत्ति होती है, पंच महाभूत में इसकी क्या उपयोगिता होती है? कुछ नहीं होती। देखो तय चेतना अवस्थित वायु विवर्जते तेज एम्पस्ति आपके लिए जाती पृथ्वी संहिता आकाश विवर्ती। कुछ नहीं है। जब भी देखो मैं आपको समझाता हूँ, जब शुक्र और शोणित का सहयोग होता है, शुक्र और शोणित के सहयोग होने के बाद उसमें चेतना प्रवेश करती है, और चेतना के प्रवेश करने के बाद अब इन महाभूतों का यूज आता है। महाभूत क्या करते हैं? देखो इसमें बताया जा रहा है कि जो वायु है, देखो वायु क्या करेगी? उसमें विभाजन करेगी, यानी सेल्स का डिवीजन करने का काम कौन करेगी? वायु करेगी। और फिर उसमें जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होगी वो कौन करेगा? अग्नि महाभूत करेगा। देखो वायु की स्पष्टता बता दी, अग्नि की बता दी। देन जल क्या करेगा? उसको क्लेदन करने का, उसको नरिशमेंट देने का काम करेगा। और पृथ्वी क्या करेगा? उसको कह रहा है कॉम्पैक्ट करने का, उसको दृढ़ बनाने का। ये तो हो गए इसके। और जो आकाश है, जो आकाश महाभूत है, वो किसका काम करेगा? आकाश महाभूत करता है एक्सपेंशन, मतलब इसको कह रहा है कि फैलाने का, उसको थोड़ा बड़ा साइज को बड़ा करने में। तो ये होगी पंच महाभूतों की उपयोगिता। कुछ नहीं है। जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है, जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, तब कह रहे गर्भ की उत्पत्ति होती है। उसमें चेतना, जब चेतना जो है आत्मा है वो निवास करती है, तो उसके बाद जो हमारे पंच महाभूत है वो किस तरह से गर्भ की उत्पत्ति करते हैं। जैसे आकाश है वो साइज को एक्सपेंड कर रहा है, और हमारी वायु है वो सेल्स का डिवीजन करा रही है, अग्नि है वो डाइजेशन में रोल होती है, जल है उसको नरिशमेंट दे रहा है। जल को आप किससे रिलेटेड करते हैं? जो एम्ब्रियो फ्लूइड है उससे आप रिलेटेड कर सकते हैं, और अग्नि को किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से कर सकते हैं। ये केवल मैं रिलेट करके बता रहा हूँ यहाँ पर। फिर त्रिदोष और पंचमहाभूत सिद्धांत, मतलब कौन से दोष में कौन सा महाभूत है। सिंपल सा है। देखो 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, इसी सीक्वेंस याद रखना, पहले वात फिर पित्त फिर कफ। कैसे याद रखोगे? ट्रिक बता देता हूँ, कुछ नहीं है। पहले आकर देखो पंचमहाभूत का भी सीक्वेंस आपको याद हो गया होगा अब तो। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, सीधे सिंपल है। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, खत्म।
फिर आता है षड्रस और पंचमहाभूत सिद्धांत। 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। पृथ्वी प्लस जल, पृथ्वी प्लस अग्नि, अग्नि प्लस जल। इसकी मैट्रिक की बता चुका हूँ, अगर आपको याद होगी तो 54, 53, 43, 22, 12, 52। अगर आपने नहीं है तो शॉर्ट वीडियो में जाकर देख लीजिए। द्रव्य के गुण और पंचमहाभूत सिद्धांत। अब बताया जा रहा है कि द्रव्यों के कौन कौन से गुण है और उसमें कौन कौन से महाभूत पंचमहाभूत है। जैसे वमन, ये देखो हमारे पास अगर आपने पढ़ा होगा पंचकर्म पढ़ा होगा, जिसमें वमन आता है, विरेचन आ जाता है, नश्य आ जाता है, शिरो विरेचन आ जाता है। ठीक है, इसमें वमन में क्या होता है, वमन मतलब उल्टी कराना, जिसमें कौन से महाभूत है, अग्नि प्लस वायु। विरेचन, विरेचन मतलब क्या है, लूज मोशन, जिसमें पृथ्वी और जल महाभूत है। सम द्रव्य में आकाश और संग्रह द्रव्य में वायु। और दीपन में जब दीपन मतलब अग्नि तेज कराना तो अग्नि आ जाएगी। लेखन कराने वाले अग्नि प्लस वायु। और ब्रहण नरिशमेंट देने के लिए पृथ्वी प्लस जल। ये इसमें कह रहा है कि महाभूतों की प्रधानता होती है। फिर आता है त्रिदोष सिद्धांत। देखो त्रिदोष कुछ भी नहीं है, वात पित्त कफ को त्रिदोष सिद्धांत कहा गया है। और जब देखो ये हमारे देखो क्या बताया गया है, जो वात पित्त को इसको हम त्रिदोष सिद्धांत कहा गया है। अगर वात पित्त कफ साम्य अवस्था में है तो कोई भी हमें बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर वात पित्त कफ साम्य अवस्था में नहीं है तो हमें बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। वही बोला है, साम्य अवस्था में रहते हैं तब शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। जब ये विषम हो जाते हैं कुछ नहीं है। यदि वात और पित्त कफ है, अगर वो साम्य अवस्था में है तो स्वस्थ रहेंगे, और अगर वो विषम हो गए तो आप स्वस्थ नहीं रहोगे। दैन त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत में क्या बताया, रचना शरीर के मूल कारण पंचमहाभूत है। रचना शरीर का जो मूल कारण क्या है, पंचमहाभूत। और क्रिया शरीर का मूल कारण क्या है, त्रिदोष। कुछ नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम एनाटॉमी में बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के हम उसके कर्म यानी एक्शन यानी फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वही बोला जा रहा है। रचना शरीर का मूल कारण पंचमहाभूत होता है, क्रिया शरीर के मूल कारण त्रिदोष होते हैं। क्योंकि त्रिदोष क्या करते हैं, फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो महाभूत होते हैं वो किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। त्रिदोष की क्रियात्मक भूमिका वो जीवन के आरंभ से मृत्यु तक चलती है। बिल्कुल सही बात है। यानी जो 3 दोष है, जो वात पित्त कफ है, वो हमारे जीवन बचपन से लेकर मृत्यु तक रहते हैं। जैसे बच्चे में क्या रहता है, कफ की प्रधानता रहती है, और जो युवा अवस्था हो जाता है उसमें पित्त की, और जो वृद्ध अवस्था हो जाता है उसमें वात की प्रधानता रहती है। जिस तरह सृष्टि का पोषण, शोषण और प्रेरणा का कार्य सोम, वायु, वायु करते हैं। मतलब जो सृष्टि का पोषण करना, शोषण करना और प्रेरणा देना सृष्टि को कौन करता है। देखो पोषण कौन करता है, पोषण मतलब ताकत कौन देता है, सोम। यानी हमारे जो चंद्र देवता होते हैं ना, चंद्र यानी एक तरीके से सोम, और सूर्य, और कह रहा है कि शोषण कौन करता है, सूर्य करते हैं। और हमें प्रेरणा कौन देता है, वायु करती है। उसी तरह शरीर का पोषण, शोषण और प्रेरणा कौन करते हैं, वात पित्त कफ करते हैं। सिंपल शॉर्ट भाषा में देखो, जैसे जैसे वायु क्या करती है, प्रेरणा देने का काम करती है, जो कि हमारे मॉडर्न हमारे शरीर में वात ये काम करती है। और देखो ये तो हमारी इस सृष्टि के बारे में बात बता रही है, और ये हमारे शरीर के बारे में है। मतलब जो काम सृष्टि में हो रहा है वही हमारा काम बॉडी में हो रहा है। को कर कौन रहा है, त्रिदोष कर रही है। कैसे वायु प्रेरणा का काम कर रही है और वो हमारी बॉडी में बात कर रहा है। अब जैसे हमारी प्रकृति में कह रहा है कि शोषण का कार्य कौन कर रहा है, सूर्य कर रहा है। और हमारी बॉडी में कह रहा है कि शोषण का कार्य कौन कर रहा है, पित्त कर रहा है। सोम हमें नरिशमेंट का काम कर रहा है, और हमारी बॉडी में कौन कर रहा है, कफ कह रहा है कि हम पोषण का कार्य कर रहा है। अब देखो, अब हमें पढ़ने हैं त्रिदोष के प्राकृतिक कार्य। जैसे प्राकृतिक कार्य है वात के क्या क्या प्राकृतिक कार्य, नेचुरल कार्य क्या क्या करती है। जैसे इसका श्लोक है, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, वेग, परिवर्तन है, साम्यगता, छह धातु नाम, वचन, पैटवेंच है। इनका श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इन जो प्राकृतिक बात क्या करती है, उत्साह करती है। उत्साह का मतलब किसी काम करने के लिए उत्साह जो लाती है वो बात लाती है। आपने देखा होगा जो बात प्रकृति के इंसान है उनके अंदर उत्साह तो बहुत होता है। और उच्छ्वास और निश्वास यानी कि जो ऑक्सीजन को अंदर लेना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना, वो भी वात के कार्य होते हैं। चेष्टा मतलब कह रहा है कि कोई भी कार्य करता है, करने के लिए जो चेष्टा एक्शन होता है वो भी वात की वजह से होता है। वेग परिवर्तन मतलब मोशन का जो चेंज करती है, मतलब स्पीड का जो चेंज, गति का जो चेंज करनी है। जैसे आपने देखा होगा ना, अगर आप ठंडी में से कह रहे हैं एकदम धूप में जाते हो तो आपकी आंखें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, आपके अंदर से छींक निकल जाती है, तो वेग परिवर्तन हो जाता है। साम्यगता, छह धातु नाम, छह साम्यगता मतलब बैलेंस करने का काम किसको, धातुओं को, वो भी कौन करता है, वात। एंड देन पार्टवेंच है, और परफेक्ट, और मतलब कह रहे हैं सेंसरी ऑर्गन को पार्टवेंच है, इस तरह से होता है। देखो अब हिंदी आप पढ़ लेते हो। प्राकृतिक वायु सर्वदा उत्साह, श्वास, उत्साह करने का, श्वास का, प्रस्राव का, चेष्टा का, पुरुष का, आदि को वेगों को परिवर्तित, आदि वेग परिवर्तन, रस आदि धातु को उचित गति तथा इंद्रियों को सामर्थ्य अनुग्रहित करना रहता है। हाँ तो सही तो है। देखो यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर जो बताया था ना कि जो चेष्टा करने का, और वेग कौन कौन सा, जैसे छींक हो गया वो वेग हो गया, और एक जो पूरी से जो नीचे निकलना वो भी किसकी वजह से आ गया है, इसमें वात की वजह से हो जाता है। और इंद्रियों को कह रहा है सामर्थ्य है, यानी साम्यगता रहा है ना, मतलब साम्यगता का मतलब ये है जो इंद्रियों को कह रहा है कि बैलेंस बनाए रखे, इंद्रियों अच्छी तरह से काम करे। क्योंकि इंद्रिय एक्चुअली आप कैसे समझ सकते हो, जैसे हमें कोई काम करना है तो अगर आप मॉडर्न में समझोगे तो सेंस ऑर्गन जाता है, मतलब मोटर न्यूरॉन जाते हैं, देन उसको चीज़ को सेंस करते हैं, फिर ब्रेन को सिग्नल ले जाते हैं, तो इस तरह से हमारी बॉडी एक्शन करती है। तो उसी तरह इंद्रिय ये काम करती है। ठीक है, तो इंद्रियों को वगैरह बैलेंस करने का कौन कार्य करता है, वात करता है। देन आ जाते हैं हमारे पास पित्त।
आपको शायद ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ। देखो, पित्त पक्ति उष्म दर्शने क्षुत दृढ़ रुचि प्रभा मेधा आदि शौर्यता अनु आयुर्वेद क्या कह रहा है कि पक्ति उष्म दर्शन क्षुधा तृष्णा रुचि कांति मेधा धी बुद्धि शौर्य और शरीर में मृदुता लाने का कार्य कौन करता है? पित्त द्वारा किया जाता है। देखो, उष्म का मतलब जो अग्नि होती है, दर्शन मतलब देखने का कार्य है, क्षुधा मतलब जो भूख है, क्षुधा क्षुधा का, और तृष्णा मतलब प्यास का। देखो, भूख का भी और प्यास का भी, रुचि का मतलब किसी काम में जो रुचि है वो भी प्राकृतिक पित्त का कार्य होता है। ठीक है, कांति कांति मतलब जो चमक का कार्य वो भी पित्त करता है। मेधा, जो मेधा हो गया, धी हो गया मतलब धी मतलब धारण करने का जो कार्य है। जब बुद्धि की बात कर रहा है, यानी बुद्धि भी कह रहा है कि मतलब जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें बुद्धि भी अच्छी होती है, शौर्य होते हैं और शरीर की मृदुता होती है, शरीर उनका सॉफ्ट होता है, यानी ठिलठिला बॉडी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पित्त द्वारा किया जाता है। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, अब जब प्रकृति परीक्षण पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगे प्रकृति पे बात के पित्त के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या उनके मतलब इसकी वृद्धि के और क्षय के क्या क्या लक्षण है और आपकी कौन सी प्रकृति है। और वैसे भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐप ले आया है जिससे आप पता कर सकते हो आपकी कौन सी प्रकृति है। अब आते हैं प्राकृतिक कफ के कार्य हैं। प्राकृतिक कफ के कार्य हैं, कफ के कौन कौन से कार्य है कि शरीर में दृढ़ता लाना, स्निग्धता लाना, उत्पन्न करना और संधिबंध मतलब जोड़ों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, और शरीर में सही सा और कह रहा है कि सही ईष्णु बनाने कफ का कार्य ये होता है। और हम बात करते, देखो अब ये फिर यहाँ पर त्रिदोष सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? यही है, सभी रोगों के मूल कारण वात पित्त कफ ही होते हैं। इन दोषों को सामक औषधि व्याधि के समान हो जाता है। कुछ भी नहीं है कि अगर आपके कह रहे हैं बॉडी में वात पित्त कफ दोष बैलेंस है तो आपको कोई भी रोग नहीं होगा। फिर हम पढ़ेंगे षड्रस सिद्धांत। तो हमें देखना है इसमें षड्रस सिद्धांत। अब षड्रस सिद्धांत का पहला परिचय है क्या? षड्रस सिद्धांत, छह रस, षड का मतलब छह, रस मतलब भाई मधुर अम्ल कटु तिक्त कषाय। इसका इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि आयुर्वेद ने रसों की संख्या छः। देखो, जनरली जब भी यहाँ पर आयुर्वेद आए या चरक आए तो बात एक ही है, चरक संहिता और आयुर्वेद कहीं ना कहीं सिमिलर वर्ड है, सिमिलर संबंध ना। आयुर्वेद ने रसों की संख्या छः निर्धारित की है, मधुर अम्ल लवण काटु तिक्त और कषाय। चरक संहिता के सूत्र स्थान में आत्रेय भेद काव्य अध्याय में, यानी कि अगर आपको इनका डिटेल वर्णन पढ़ना है ना छह रसों के बारे में, तो चरक संहिता के जो सूत्र स्थान है उसका कौन सा अध्याय? आत्रेय भद्र काव्य अध्याय। उसमें रसों की संख्या के संबंध समभाषा का वर्णन प्राप्त है, तो वहाँ पर आप उसे पढ़ सकते हो छह रसों को। षड्रस सिद्धांत। अब षड्रस सिद्धांत में क्या है? आयुर्वेद ने मधुर आदि रसों की संख्या छह मानी है। देखो, मधुर आदि यानी मधुर और आदि यानी पांच, और मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो आयुर्वेद ने और चरक ने कितनी मानी? छह मानी है। आत्र भद्र काव्य अध्याय में वर्णित रसों की संख्या विषयक संभाषा के उपस्थित विभिन्न आचार्यों के मत, यानी कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना चरक सूत्र स्थान में आत्र भद्र काव्य अध्याय यानी BMS सेकेंड ईयर में पढ़ोगे तो वहाँ पर रसों की संख्या अलग अलग आचार्यों अलग अलग मानी है। कैसे? जैसे भद्र काव्य ने रसों की संख्या एक मानी है और रसों का नाम क्या है? केवल उन्होंने जल माना है। भद्र काव्य ने क्या माना है? जो रसों का नाम है वो केवल जल है। और शाकुंतलीय ब्राह्मण ने क्या माना? रसों की संख्या दो होती है, एक ऐसे जो छेदनीय हो, एक ऐसे जो उपसमनीय हो। फिर पूर्णाक्ष मोदगल्य ने क्या माना? रसों की संख्या तीन मानी, छेदनीय, उपसमनीय, साधारण। ऐसे आप सभी के आचार्य के देख सकते हो, इन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये एक बार टेबल देख लेनी है। फिर आत्र पुनर्वास ने रसों की संख्या छः मानी है। जब आयुर्वेद का वो पढ़ोगे ना कि आयुर्वेद किस तरह से आया, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे आयुर्वेद पुनर्वास, तो उन्होंने कह रसों की संख्या छः मानी है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय। ऐसा निष्क्रिय सिद्धांत के रूप में बताया गया है। जल से ही रसों की उत्पत्ति होती है, और पंचमहाभूतों के न्यायानुधिक में उनमें मधुर आदि रसों की विशेष विभक्ति होती है, यानी जल से जितने भी रस है उनसे उत्पत्ति होती है। बस उनमें कह रहा है पंचमहाभूतों की कह रहा है डोमिनेंस की वजह से थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहता है। एक एक रस में दो दो महाभूतों की प्रधानता आ जाती है। अब देखो, जैसे मधुर रस में पृथ्वी प्लस जल महाभूत होता है, अम्ल में पृथ्वी प्लस अग्नि महाभूत होता है, लवण में अग्नि और जल होता है, कटु में अग्नि और वायु होता है, तिक्त में वायु और आकाश होता है, कषाय रस में पृथ्वी और वायु। अगर आपने इसकी ट्रिक नहीं देखी अभी जाओ शॉर्ट में, मैंने इसकी ट्रिक अपलोड कर रखी है, बहुत अच्छी ट्रिक है। फिर यहाँ पर मधुर रस के कर्म। देखो, मधुर रस के कर्म बताया गया है कि मधुर रस जन्म से ही सातम्य होने से रसादि था। देखो, आप इसमें इसको अष्टांग में पढ़ोगे, और अभी यहाँ पर इसको आप पदार्थ में पढ़ोगे। पदार्थ कोई अलग से टॉपिक नहीं है, बस जो बहुत सारे ग्रंथों से बहुत सारे सब्जेक्टों से कुछ कुछ लिए गए और यहाँ पर चेप दिए गए हैं और उसे एक नया सब्जेक्ट बना दिया, वो है पदार्थ। मधुर रस के कर्म। मधुर रस जन्म से ही सातम्य होने से,
रस धातु का पोषण करता है, कुछ भी नहीं है वो साथ में, मतलब मधुरस जन्म से ही साथ होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब छोटा बच्चा होता है तो जो मदर होती है वो बच्चे को दूध पिलाती है ना, तो वो जन्म से तो साथ होता है, तो पोषण का कार्य करता है, बल देता है, व्रत देता है, छद देता है, क्षीण वर्ण कोश इंद्रिय तथा ओजस के लिए हितकारी होता है। मतलब कोई व्यक्ति क्षीण है तो उसके लिए अच्छा होगा, कलर के लिए अच्छा होगा, उनके बालों के लिए, उनकी इंद्रियों को अच्छे के ओज के लिए, सबके लिए हितकारी होता है। भ्रणन यानी रिस्मेंट करने के लिए, कंठ के लिए यानी आपके गले के लिए, और हितकारी होता है। दूध को बढ़ाता है, अस्थि को जोड़ता है यानी बोन को जोड़ने का कार्य करता है। आयु के लिए यानी आपकी लाइफ के लिए अच्छा होता है। जीवन है, स्निग्ध है यानी स्निग्ध है, और वायु पित्त एवं विष का नाशक है। वायु पित्त और विष का नाश करने का कौन करता है? मधुर रस के कार्य। ऐसे ही अमल रस के कर्म देख लो आप। अमल रस के क्या कर्म है कि अमल रस अग्नि को प्रदीप्त करता है, यानी अमल रस क्या करता है? अग्नि को बढ़ाने का कार्य करता है और स्निग्ध करता है। हृदय के लिए हितकारी होता है। हृदय के लिए हितकारी ये है कि हृदय के लिए, जो हृदय में वो जम जाती है ना, जो इनकी वेसल्स होती है, इनमें जो आर्टिकुलोसिस हो जाती है कोलेस्ट्रॉल फैट की डिपोजिशन के लिए, तो उनके लिए बेस्ट होता है अमल रस। और पाचक होता है, यानी पाचक करने में काम होता है, भाई अग्नि को बढ़ा रहा है तो पाचन तो कार्य करेगा ही। रोचक होता है, मतलब अच्छा लगता है। उस वीर्य को कैसा करता है? 2 प्रकार के वीर्य होते हैं, एक शीत वीर्य, एक उष्ण वीर्य। आगे आप पढ़ोगे, वीर्य का मतलब होता है पोटेंसी, ठीक है। और कैसी होती है? अमल रस क्या करता है? उष्ण वीर्य करता है, परंतु स्पर्श में शीत होता है। छूने में कह रहा है शीत लगेगा, लेकिन कर्म में कह रहा है उष्ण वीर्य होता है। प्रीणन करता है, क्लेदकारक होता है, लघु होता है, लाइट होता है, कफ पित्त एवं रक्त को बढ़ाता है। क्या करता है? कफ को, पित्त को बढ़ाने का कार्य करता है। प्रतिलोम वायु का अनुलोम करता है, यानी देखो प्रतिलोम वायु का अनुलोम करता है। कहने का मतलब ये है, जो वायु की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है उसको सही करने का कार्य करता है। जैसे लवण रस के कर्म, लवण रस के क्या कर्म है? लवण रस स्तंभन संघात, देखो ये सब इनमें आप पढ़ सकते हो। लवण रस के कार्य सबको आप पढ़ सकते हो। कटु रस के कार्य, इनमें दो जो आपको पॉइंट याद आ रहा है उनको आप याद कर सकते हो। जनरली आपको देखो क्या याद करना है इसमें, आपको ये याद करना है कि कौन सा दोष किसको बढ़ा रहा है। जैसे वात पित्त कफ है ना, जैसे मधुर रस क्या करेगा? कफ को बढ़ाएगा, सीधी सी बात है। जब कफ बढ़ेगा तो वात क्या हो जाएगा? कफ बढ़ेगा तो वात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इस तरह से। और लवण रस है, लवण रस क्या करेगा? लवण रस क्या करेगा? इस तरह से आप बताओ। अमल रस क्या करेगा? अमल रस यानी करेगा कफ और पित्त को, रक्त को बढ़ाता है। कफ पित्त एवं रक्त को, इन तरह से चिकित्सा कर्म में आप इनको याद कर सकते हो। फिर कटु के कर्म याद कर लेना, ऐसे तिक्त के, ऐसे ही कसाए के। आप इनको एक बार जनरल रीड करने हैं ना, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर देना। राधा षड्रस सिद्धांत की उपयोगिता। षड्रस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है चिकित्सा में? षड्रस की उपयोगिता, भाई षड्रस चिकित्सा, षड्रस क्या मैं शैवरस की दोषों के साम्य अवस्था में लाना चिकित्सा कहलाता है। अगर दोषों को देखो, अगर दोष साम्य अवस्था में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्वस्थ है। अगर दोष साम्य अवस्था विषम अवस्था में है तो कैसे है? वो जाएगी आतुर अवस्था, यानी डिजीज कंडीशन। चिकित्सा द्रव्य को आहार के रसों के आधार पर की जाती है, यानी चिकित्सा जो द्रव्य के या आहार के रसों में आधार पर की जाती है। यानी जो आप चिकित्सा करते हो ना, वो किस पे करते हो? रसों के आधार पर। भाई रसों के आधार पर चिकित्सा करते हो। 3 रस, 3 दोषों को समान और वृद्धि करते हैं, जिसका विवरण से नीचे दिया गया है। कुछ नहीं है, देखो इसका कहने का ये मतलब ये है कि जैसे मधुर है, मधुर में क्या होगा? वात कम करेगा, पित्त को कम करेगा, कफ को बढ़ाएगा। अमल क्या करेगा? वात को कम करेगा, पित्त को बढ़ाएगा, कफ को बढ़ाएगा। आप इस तरह से याद कर सकते हो। अगर आप इसको टेबल को याद करना है तो आप टेबल को कैसे याद कर सकते हो? आप ऐसे कर सकते हो, देखो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तीनों को पकड़ लेना। तीनों में देखो वात कम हो रहा है और कफ बढ़ रहा है। कैसे याद करोगे? तीनों में वात कम हो रहा है और कफ बढ़ रहा है। कटु, तिक्त, कषाय, इन तीनों में वात बढ़ रहा है और इसमें कम हो रहा है। ऐसे याद कर सकते हो। और पित्त में क्या करोगे? पहले में घट रहा है और निचले 2 में घट रहा है, याद रखना। पहले में घट रहा है और निचले 2 में घट रहा है, ठीक है, और तीनों में बढ़ रहा है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। एक टॉपिक बचा है पथ्य अपथ्य। पथ्य क्या होता है? मतलब जो अच्छी हमारी डाइट होती है उसको पथ्य बोलते हैं। अपथ्य जो बेकार डाइट होती है उसको निर्धारण में षड्रस की क्या उपयोगिता है? जब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा रस आपको कब खाना है, कौन सा रस आपको नहीं खाना है, यानी कि कौन सा रस से कह रहा है कि वात बढ़ रहा है, कौन सा रस से कब बढ़ रहा है। जब आपको ये पता लग गया, जैसे मान लो किसी पेशेंट को कब बहुत ज़्यादा पहले अधिक बढ़ रहा है, तो इसको ये पता लग गया कि मधुर से कब बढ़ता है, तो वो मधुर नहीं खाएगा। तो वही बोल रहा है कि इससे क्या हो जाएगा? पथ्य अपथ्य निर्धारण का षड्रस की उपयोगिता आ जाए। कैसे? दोनों को षड्रस में संबंध देखने के पश्चात पथ्य अपथ्य निर्धारण करने में अधिक उपयोगिता हो सकती है। दोषों की प्रबलता देखकर, मतलब कौन सा दोष बढ़ रहा है, उस दोष के विपरीत गुण का चयन कर लोगे। जैसे मान लो कि कफ दोष बढ़ रहा है तो उसके विपरीत गुण क्या हो जाएगा? हमारे वात दोष का सेवन कर दोगे तो वो कम हो जाएगा। शोधन में षड्रस की उपयोगिता कि वमन करान हेतु प्राय अग्नि व्यामकम कटु एवं तिक्त रसायन द्रव्य को चयन किया जाता है। जैसे वमन कराना है तो अगर आपको वमन कराना है तो अग्नि वायव्यात्मक कटु
कटु एवं तिक्त रसम द्रव्य को चयन करना किया जाता है। बिल्कुल वमन कराने के लिए किसको आपने पहले ही पढ़ा था, वमन में कौन से महाभूत होते हैं, कटु और तिक्त रसम द्रव्य को चयन किया जाता है। ये वमन में कौन से होते हैं, कौन से कह रहा है कि रसड़ रस होते हैं, कटु और तिक्त होते हैं, तो ऐसे द्रव्य को आप सेवन कराओ क्योंकि ये वमन कराने के लिए है। और विरेचन में कौन से कह रहे हैं कि हमारे पास षड रस होते हैं, मधुर और अमल होते हैं, तो ऐसे द्रव्य को आप सेवन कराओगे। बात करते हैं हम धातु पोषण सिद्धांत की। धातु पोषण सिद्धांत में क्या है कि परिचय कि आयुर्वेद में धातु पोषण से संबंधित 3 न्याय का वर्णन है। देखो धातु पोषण, धातु को पोषण से नमा समझो कि जो धातु का पोषण करे, ऐसा सिद्धांत, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन में क्या बताया है, आयुर्वेद में धातु पोषण से संबंधित 3 न्यायों का वर्णन क्या है, यानी जो कितने सिद्धांत बताए गए जो धातु का पोषण करे, ऐसे 3 सिद्धांत बताए, क्षीरदधि न्याय, केदारकुल्य न्याय और खेलकबूत न्याय। अब इनको एक एक करके देखते हैं। अब क्षीरदधि न्याय क्या है, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि इसे सर्वोत्तम परिणाम पक्ष भी कहा जाता है। जिस प्रकार जिस प्रकार दूध से सर्वात्मक दही उत्पन्न होती है और दही से नवनीत, दही से घृत और घृत से घृतमंड, देखो, और उसी प्रकार पूर्व धातु से कह रहे हैं उत्तर धातु की उत्पत्ति होती है। ये क्या है, जैसे दूध से दही होता है, दही से छाछ होती है, दही से छाछ और छाछ में घृत निकलता है, घृत से फिर घृत का मंड लग जाता है, ठीक है। फिर उसी प्रकार कह रहे हैं धातु से उत्तर धातु की उत्पत्ति होती है, यानी रक्त आदि गर्भ के प्रारंभ से ही पोषित हो रहती है। रस अपनी रसाग्नि को पचाकर रक्त की प्राप्त करता है और रक्त अग्नि को पचाकर उसमें मांस की प्राप्त करता है। इस तरह पूर्व धातु को उत्तर धातु को परिणाम होता है। इस तरह धातु पोषण रच होता है। यानी कि वो क्या बता रहा है कि आपने आहार लिया तो आहार को कह रहे हैं कि जठराग्नि वर्क करेगी और जठराग्नि वर्क करेगी तो क्या बनेगा, रस बनेगा, और फिर रस पे फिर से जठराग्नि, अब रसअग्नि वर्क करेगी तो रक्त, अब फिर रस पे रक्ताग्नि वर्क करेगी तो मांस पे कह रहा है कि मांस अग्नि वर्क करेगी तो मेद। तो उस तरह से शुक्र तक की कह रहा है कि एक धातु से दूसरी धातु की उत्पत्ति होती रहती है। वो होता है हमारे पास क्षीरदधि न्याय। क्षीरदधि इसलिए है, क्षीर को दूध से रिलेटेड लिया है, जैसे दूध से दही बनता है उसे रस से रक्त बनेगा, तो यहाँ से वर्ड लिया गया है। फिर आता है केदारकुल्य न्याय। देखो केदारकुल्य न्याय भी, ये भी क्या है, ये क्या था, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पहला ये है लॉ ऑफ ट्रांसमिशन। कैसे, जिस प्रकार खेत में संचित नाली कुल्य के जल समीप के खेतों को समुचित कर क्रम से दूसरे खेतों को समुचित करता है, उसी प्रकार। जैसे कहने का मतलब ये है, जब आप अपने खेत पे जाओगे तो आप क्या करते हो कि एक क्यारी को भर देते हो और एक क्यारी में से दूसरी क्यारी को खोल देते हो, दूसरी में तीसरी क्यारी को खोल देते हो। इस तरह से क्या होता है, पूरा खेत भर जाता है। और उसी प्रकार आहार रस विभिन्न मार्गों में रस आदि धातुओं का उन धातुओं का समान अंशों का पोषित करता है जो समीप की धातु होती है। यानी कि रस, जैसे आपने रस लिया, आपने जैसे आहार लिया तो आहार से सबसे पहले रस धातु बनेगी। अब रस धातु किसका पोषण करेगी, पहले भाई रस धातु रक्त तो बनाएगी, लेकिन रस धातु के जो समय समीप होंगे पहले उनका पोषण करेगी। वही बोल रहा है कि आहार रस विभिन्न मार्गों से रस आदि धातुओं को उन धातुओं का समान अंशों को पोषित करते हैं जो समीप की धातु होती है। उस धातु को पोषकर भाग उसे शीघ्र ही पोषित करता है, और जो धातु दूर है उसे उसका पोषण देर से होता है। जो पास होगी उसका जल्दी पोषण हो जाएगा, जो दूर होगी उसका देर से पोषण होगा। जैसे हम खेत भरते हैं, जैसे मान लो आहार रस है, अब आहार रस से क्या होगा, आहार रस सबसे पहले पोषण किसको करेगा, रस धातु को, और रस से रक्त को, रस से मांस को। देखो ये आहार रस है, आहार रस से सबसे पहले पोषण होगा रस धातु का, और रस धातु उसके बाद कह रहा है रक्त धातु, उसके बाद कह रहा है कि मांस धातु। तीसरा होता है हमारे पास खेल कबूत न्याय, लॉ ऑफ सिलेक्टिव नरिशमेंट। कैसे, जिस प्रकार कबूतर अलग अलग दिशाओं से खल जहाँ जहाँ धान्य एकत्रित किया जाता है में आते हैं, उस अनाज चुग कर अपने अपने स्थानों में ले जाते हैं, उसी प्रकार अलग अलग मार्गों से धातु का पोषण आहार से होता है। कैसे बता रहा है, जैसे आपने क्या है, खेत हुआ तो खेत में आपने अनाज घेरा, तो उससे क्या होगा, कबूतर आएंगे, बहुत जगह से आएंगे और फिर उनको क्या कर एक अलग अलग स्थान पर ले जाएंगे। उसी तरह से जो रस धातु है, रस धातु अलग अलग मार्गों से, अलग अलग चैनल्स के थ्रू दूसरे धातु को कह रहे हैं पोषण करेंगे। बस वही है। अब पढ़ना है हमको इसमें लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, देखो लोक पुरुष 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस पुरुष। लोक मतलब अब ये समझाता हूँ मैं, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का वर्णन चरक संहिता के शरीर स्थान को प्राप्त होता है। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का जो वर्णन है वो कहाँ पर है, चरक संहिता के कौन से शरीर स्थान में, ठीक है। और आचार्य चक्रपाणी, जो चरक संहिता के टीकाकार है आचार्य चक्रपाणी, इस सिद्धांत को मोक्ष की इच्छा करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी माना है। सीधा MCQ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सिद्धांत को मोक्ष के लिए, मेरा मतलब है मोक्ष के लिए उपयोगी माना है, तो कौन से को माना है, तो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत को। फिर अब आगे देखते हैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत।
पुरुष लोक जगत के स्वरूप वाला होता है, यानी पुरुष लोक कैसा होता है, जगत के स्वरूप वाला होता है। लोक में जितने मूर्ति भाव है उतने भाव विशेष पुरुष में भी है, और जितने भाव पुरुष में होते हैं और उतने ही भाव लोक में होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है जो प्रकृति में है वो हम में भी है, और जो हम में है वो प्रकृति में भी है। जैसे लोकगत भाव यानी प्रकृति की बात कर लो, जो चीज़ है, और पुरुषगत भाव जो पुरुष में है। जैसे पृथ्वी तो है ही, और हम में क्या है, पृथ्वी मूर्ति, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, मूर्ति सॉलिड स्ट्रक्चर है। और आप मतलब जल, और जल हम में क्या है, क्लेद क्लियर करने वाला। और अग्नि में क्या है, संताप बॉडी टेम्परेचर हो गया। वायु में प्राण देने का काम करती है। आकाश छिद्र समूह कैविटी हो गई। ब्रह्मा अंतरात्मा हो गई हमारी। इंद्र हमारे पास इंद्र का अहंकार हो गया। सूर्य का आदान कर्म होगा, जो हमारे सूर्य देवता आदान कर्म करते हैं। रुद्र का रोष हो गया, क्रोध हो गया। सोम का प्रसाद हो गया। वसु यानी कृष्ण का कह सुख हो गया। और अश्वनी कुमार कांति हो गई। विश्व देवता सब इंद्रिया हो गए। तम हमारे पास मोह हो गया। ज्योति हमारे पास ज्ञान हो गया। और सृष्टि हमारे पास ज्ञान। देखो फिर से आप देख सकते हो, मैंने लिख भी रखा है साइड वाइज, आप देख सकते हो। इन सबको आप अच्छे से टेबल को देख लो कि पृथ्वी हमारे पास मूर्ति, और आप हमारे पास क्लेद, अग्नि संताप, वायु प्राण, आकाश छिद्र समूह, ब्रह्मा अंतरात्मा, इंद्र अहंकार, सूर्य आदनकारम। इस तरह से आप पढ़ लोगे, कुछ भी नहीं है इसमें से। फिर और कृत युग में बाल्यावस्था होती है, त्रेता युग में युवावस्था, और द्वापर युग में कह रहा है कि वृद्धावस्था। मतलब जो कृत युग, देखो हमारे पास 4 युग थे ना, कि सत्य तेरे द्वार पे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। इसको कैसे याद रखो, सत्य तेरे द्वार पे कलयुग खड़ा। तो कृत्य युग में बाल्यावस्था होती थी, और त्रेता युग में कह रहे युवावस्था होने लगी, और द्वापर युग में वृद्धावस्था होने लगी, और कलयुग में रोग अवस्था होने लगी। यानी जो ये कौन सी स्टेट चली है, अब रोग अवस्था। देखो फिर आता है युगांत। युगांत में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। योग हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे व्याधित्व रूप सिद्धांत। अब व्याधित्व रूप सिद्धांत में क्या है, इंट्रोडक्शन। व्याधित्व रूप सिद्धांत का वर्णन चरक संहिता के विमान स्थान में प्राप्त है। कहाँ पर है जो व्याधित्व रूप सिद्धांत है, मैंने आपको पहले भी बताया था। कुछ नहीं, कोई चरक संहिता से लिया है, कोई सूत्र स्थान से लिया है, कोई चित्र विमान स्थान से लिया है, कुछ नहीं है। सबको कहीं एक जगह चेप दिया है, उसको हम बोल दिया पदार्थ विज्ञान। तो व्याधि रूप सिद्धांत को कहाँ पर लिया गया है, चरक संहिता के विमान स्थान में प्राप्त होता है। व्याधि रूप सिद्धांत पहला, ईम खलु दो पुरुषम व्याधि रूपो भवत, गुरु व्याधित्व लघु व्याधित्व। इसका कहने का मतलब ये है कि व्याधि पुरुष, रोगी व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, गुरु व्याधित और लघु व्याधित। व्याधि रूप सिद्धांत में क्या बताया जा रहा है कि जो व्याधित रूप सिद्धांत है वो 2 प्रकार के होते हैं, गुरु व्याधित और लघु व्याधित। गुरु व्याधित मतलब जो व्याधि है वो बड़ी है, और लघु व्याधित मतलब जो व्याधि है वो छोटी है। ठीक है, ऐसा है, लेकिन इसमें होता क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे। गुरु व्याधित, कुछ व्यक्ति बड़ी व्याधि से ग्रस्त होने से, परंतु मन बल और शारीर से उत्तम भावों से युक्त होने के कारण छोटी व्याधि को ग्रस्त है, ऐसे प्रतीत होता है, इस व्यक्ति को गुरु व्याधि कहते हैं। जैसे कह रहा है, मतलब कह रहा है कि कुछ पेशेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो मन से, बल से और शरीर, 3 चीज़ें रखना, मन बल और शरीर। मन से, बल से और शरीर, बोलते हैं ना मन का हारा सब कुछ हारा। जो मन से ताकतवर होगा और बल तो उसमें है ही, और शरीर उसका अच्छा खासा होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मन बल और शरीर तीनों चीज़ से मजबूत हो, उनको कितनी भी बड़ी बीमारी हो वो आसानी से झेल जाते हैं। आपने देखा होगा लड़कों का या आदमियों को कितना भारी भारी एक्सीडेंट भी हो जाता है, फिर भी वो झेल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मन बल और शरीर से बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, और इतनी बड़ी दुर्घटना को भी वो ऐसे प्रतीत करते हैं कि बहुत छोटा काम हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वहीं लड़कियां का कहीं ततैया भी खा जाए तो वो क्या करती है, बेहोश हो जाती है, जैसे कितनी बड़ी बात हो गई है। ठीक है, या फिर कोई भी छोटा बुखार भी हो गया तो बहुत बड़ी व्याधि बना देंगे उनको। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वही बताया जा रहा है कि गुरु व्याधित में क्या है, ऐसे व्यक्ति जो मन से और बल से और शरीर से बहुत मजबूत है, वो बड़ी बीमारी को छोटा दिखा देते हैं, इसको बोलते हैं गुरु व्याधित्व। और लघु व्याधित्व में उसका अपोजिट हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो छोटी व्याधि होने से, मतलब मामूली बुखार में भी क्या करते हैं, मन बल और शरीर से इतने कमज़ोर होते हैं, उसको बहुत बड़ी व्याधि दिखा देते हैं, और हम में पेरेंट्स लोगों को टेंशन में डाल देते हैं। फिर आते हैं व्याधि रूपीय सिद्धांत का प्रयोजन। अब व्याधि रूपीय सिद्धांत का क्या प्रयोजन है कि देखो, अगर आपको अज्ञान भाई, अगर आप किसी को ये व्याधि रूप सिद्धांत का पता होगा कि कौन सी व्याधि गुरु है और कौन सी व्याधि लघु है, मतलब कौन सी खतरनाक है, कौन सी बड़ी बीमारी है, कौन सी छोटी बीमारी है। जिस गुरु को या जिस वैद्य को ये ज्ञान होगा, जिसको भी ये ज्ञान होगा तो वो आसानी से चिकित्सा कर पाएगा ना। जैसे अज्ञानी वैद्य गुरु व्याधित को लघु व्याधित से ग्रस्त समझकर, मतलब कोई अज्ञानी वैद्य जिसको नॉलेज नहीं है, जैसे आप भी क्या करते हो, आपने गाँव के डॉक्टर पर चले जाते हो कि भाई उसको क्या पता, उसको तो नॉर्मल पता है कि नॉर्मल बुखार में दवाई देनी है, और मान लो किस तरह का बुखार आ रहा है, किस तरह का आपको बीमारी है, उसको नहीं पता। वो क्या करेगा, अज्ञानी वैद्य गुरु व्याधित को लघु व्याधि, मतलब बहुत बड़ी व्याधि को लघु व्याधि बोलेगा कि नहीं मैं ठीक कर दूंगा, आ जाओ आप। गृहस्थ व्यक्ति समझकर उसका संशोधन करने देता है, संशोधन देते हुए दोषों को और अधिक बढ़ा देता है। बिल्कुल सही बात है।
मृदु संशोधन मतलब उसको हल्के में, मतलब उसका ट्रीटमेंट क्या कर रहा है, हल्का मतलब बहुत नॉर्मल ट्रीटमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, जो दोष था मतलब जो दोष पहले रुक जाना चाहिए था वो अभी नहीं रुका और जाके आगे बढ़ गया है। तो उससे क्या होगा, जो लघु व्याधि है वो बड़ी होकर मतलब और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और लघु व्याधि को क्या करता है, लघु व्याधि को बड़ी व्याधि समझकर उसको गुरु व्याधि दिखा देता है। तो अंततः चिकित्सा में सफलता के लिए गुरु और लघु व्याधि का ज्ञान होना आवश्यक है। अब पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संवेद और विकृति विषम संवेद सिद्धांत। इसमें क्या है कि देखो, रस कह रहा है, रस और दोष का मेल दो प्रकार से होता है। रस और दोषों का मेल दो प्रकार से होता है, एक प्रकृति के अनुसार, गुण का दूसरा जो प्रकृति के अनुसार गुण का ना होना। जब मिले हुए रस या दोष प्राकृतिक गुणों के बिना दवाए मिले तो वे प्राकृतिक संवेद। मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, जब मिले हुए रस या दोष मतलब जो दोष प्राकृतिक गुणों के बिना दवाए, जो रस या दोष है वो प्राकृतिक गुणों के बिना दवाई मिले हो, जो प्राकृतिक गुण है वो बिना दवाई मिले हो तब उसको प्राकृतिक संवेद बोलते हैं। मतलब जब दो चीज़ों को कंबाइन हो रहा है ना, दो चीज़ को कंबाइन हो रहा है, दो चीज़ों को जैसे मान लो कि जैसे मैं दूध में चीनी मिला देता हूँ, तो दूध में चीनी कह रहा है उसको बढ़ाएगी, उसको कम करेगी, तो वो तो हो जाएगा विकृत संवेद। और वहीं मैं दूध में गुड़ डाल देता हूँ, ठीक है, तो और ज़्यादा मधुर कर देता हूँ, तो उसको पाचन तंत्र आ जाएगा, तो वो एक दूसरे की क्वालिटी पर इफेक्ट नहीं बढ़ेगा, पर उन दोनों के गहरे गुण में और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब मिले हुए रस या दोष प्राकृतिक गुणों को दबाकर उसे वह मेल विकृत संवेद कहते हैं। जैसे अब दूध केला खाओगे, भाई दूध लिया केला लिया, दो ऐसे द्रव्य लिए जो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे की क्वालिटीज़ को ना दबाया और उसकी क्वालिटीज़ को बढ़ा दिया, तो वो तो हो गए प्राकृतिक संवेद। दूसरा होता है विकृत संवेद, और दूध के साथ मछली नहीं खाना चाहिए, वो क्या हो जाए, विकृत हो जाए, क्योंकि दोनों ने गुणों को क्या कर दिया और कम कर दिया। थैंक यू गाइज।